हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओपी सिंह है और हम लोग कवर कर रहे हैं विश्व भूगोल। इसमें जो दृष्टि की बुक है, क्विक बुक, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसका चैप्टर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, जुपिटर के बारे में। तो शुरू करते हैं इसी के साथ क्लास और देखते हैं जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है क्या विशेषताएं हैं इसकी। जुपिटर क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है? सबसे भारी भी है ये। और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। दूरी के क्रम में अगर सूर्य से कितना दूर है, कौन से नंबर पे है, तो ये 5वें स्थान पर है। ये लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मतलब जो परिक्रमण काल है इसका, परिक्रमा ये कितने समय में करता है? 12 वर्षों में। सूर्य का एक चक्कर 12 वर्षों में लगाता है ये लगभग। इसका और डाटा कहीं कहीं मिलेगा आपको 11.9 वर्ष ये भी मिलता है। दूसरा, इसका जो घूर्णन काल है, मतलब ये जो अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है, इसका जो एक दिन होता है वो 9 घंटे 56 मिनट का होता है। ये दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है और ये दूसरा ग्रह है जिसके क्या है? सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह हैं। हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। इसके कुल उपग्रह हैं वो 79 हैं, जिनमें ज़्यादातर क्या हैं? छोटे आकार के। ज़्यादातर क्या हैं? छोटे आकार वाले हैं। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो को आयो भी बोलते हैं, आयो भी नाम है इसका, और यूरोपा। ये क्या है? ये सबसे बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति के। सबसे बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति के ये। इसमें जो गैनीमीड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लो या फिर आयो जिसे हम कह रहे हैं, लो या आयो हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। इस पर क्या है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला जो पिंड है सौर मंडल में वो क्या है? आयो या फिर लो। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की। खोज किसने की इसकी?
बृहस्पति की, तो बृहस्पति की खोज की है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की है। इसका जो पलायन वेग है, पलायन वेग मतलब बृहस्पति ग्रह से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में चली जाए, इसके लिए कितने वेग की आवश्यकता होती है? तो इसका जो पलायन वेग है वो 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब कोई वस्तु बृहस्पति ग्रह से 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से अगर फेंकी जाए, स्पीड से फेंकी जाए, तो वो इसके गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगी। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। आकार के कारण तारा सदृश ग्रह भी बोलते हैं इसको। बड़े आकार के कारण इसको क्या बोलते हैं? तारा सदृश ग्रह। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा प्रदान की गई है और इसके लिए बृहस्पति के लिए क्या है? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ये तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। इसमें क्या है? तारे और ग्रह दोनों के गुण हैं। तारे और ग्रह दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। क्योंकि इसके पास क्या है? खुद की स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। रेडियो ऊर्जा है इसके पास स्वयं की। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये गैसें पाई जाती हैं बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में और इस कारण से इसको लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं। लघु सौर तंत्र भी इसको इस कारण से कहते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने 2011 में जूनो नामक मिशन भेजा था। जूनो नामक मिशन अंतरिक्ष में भेजा जो 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा और ये मिशन 2016 में क्या है? बृहस्पति पर पहुंच गया। इसके बाद आता है दूरी के क्रम में शनि ग्रह। शनि इस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं? ये आकार में तो दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये छठे स्थान पर है। दूरी में छठे स्थान पर। इसके चारों ओर बलियों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बलियों का पाया जाना। इसके चारों ओर क्या है? बलें पाई जाती हैं। जैसे ये शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर इस तरह से क्या है? बलें मिलती हैं। इसका जो घनत्व है वो है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। मतलब
अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का घन बनाया जाए इसकी मिट्टी से, तो उसका जो वेट है होगा वो कितना होगा? 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम वेट होगा उसका। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का घन बनाया जाए तो मतलब जिसकी सारी साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर है। हाइट, लेंथ, विड्थ सब 1-1 सेंटीमीटर की साइड हैं, तो ऐसे घन का जो वेट होगा वो कितना होगा? 0.7 ग्राम, जो सभी ग्रहों में क्या है? सबसे कम है। सभी ग्रहों में सबसे कम। शनि की ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है। शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल वो क्या है? पीली अमोनिया की परत से घिरा है। NH3 कणों की परत से घिरा है। इस वजह से ये क्या है? पीले रंग का दिखाई देता है। इस कारण से ये पीले रंग का दिखता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं। प्रत्येक लगभग हर वर्ष, हर 14.7 वर्ष, हर 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना ऐसी घटित होती है जिससे क्या है? शनि ग्रह के जो छल्ले हैं, जो इसके चारों ओर रिंग्स हैं, वो कुछ समय के लिए क्या है? कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं? रिंग क्रॉसिंग। रिंग क्रॉसिंग। इसके वायुमंडल भी बृहस्पति के समान। इसके वायुमंडल में क्या क्या गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, NH3, ये गैसें पाई जाती हैं इसके वायुमंडल में। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। ग्लोब ऑफ गैसेस, इसको ग्लोब ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट है। इसका घूर्णन काल कितना है? 10 घंटा 40 मिनट, मतलब इसका एक दिन 10 घंटा 40 मिनट में होता है। और इसका जो परिक्रमण काल है, ये परिक्रमा कितने टाइम में करता है सूर्य की? तो ये 29 वर्ष में करता है सूर्य की परिक्रमा। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा 29 वर्ष और 5 महीने, 5 महीने, ये भी डाटा मिलता है कहीं कहीं। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का जो उपग्रह सबसे पहला खोजा गया उपग्रह है वो क्या है? टाइटन। ये सबसे पहले खोजा गया शनि ग्रह का उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। इसके 82 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं? कुल 82 उपग्रह हैं शनि के, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इनमें से एक उपग्रह है एनसेलेडस। एनसेलेडस
इस पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं एनसेलेडस पर। ये अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, और ये क्या है, अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह जिसे क्या है, आंखों से देख सकते हैं, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। ये कैसा है, अंतिम ग्रह है शनि, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। टाइटन ये क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, और सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है ये। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। शनि का एक अन्य उपग्रह है फोबे। ये क्या है, जो बाकी उपग्रह हैं उन सब की विपरीत दिशा में ये परिभ्रमण करता है। शनि के अन्य उपग्रहों के विपरीत परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब घूर्णन। ये अपने अक्ष पर बाकी जो ग्रह उपग्रह हैं शनि के, वो परिभ्रमण जिस दिशा में करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो घूर्णन करते हैं, ये उनके विपरीत घूर्णन करता है फोबे। इसके बाद आता है अरुण, यूरेनस। इस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, ये आकार में तीसरा बड़ा है। आकार में ये तीसरा बड़ा ग्रह है, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह, और सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में ये 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है, ये 7वां ग्रह है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की, सर विलियम हर्शेल। इन्होंने इसकी खोज 1781 में की थी, अरुण ग्रह की। सूर्य की परिक्रमा करने में ये समय लेता है 84 वर्ष। 84 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसका परिक्रमण काल है ये। इसके जो ज्ञात उपग्रह हैं अरुण के, वो हैं 27। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में किस तरह की गैस है, मीथेन गैस क्या है, सर्वाधिक मात्रा में है। सर्वाधिक मात्रा में है, जिस वजह से ये कैसा दिखता है,
इस कारण से ये नीले हरे रंग का दिखता है, नीले हरे रंग का। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अक्षीय झुकाव अधिक है इसका, मतलब ये इस तरह से क्या है, ज़्यादा झुकी हुई अक्ष है इसकी, तो इस वजह से इसको क्या है, अक्षीय झुकाव अधिक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। अरुण के लिए लेटा हुआ ग्रह। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। ये क्या है, अपनी अक्ष पर अरुण ग्रह है, वो क्या है, अपनी अक्ष पर कैसे घूमता है, ये इसकी अक्ष हो गई। दक्षिणावर्त पूरब से पश्चिम घूमता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो ये किधर घूमता है, इस तरह से दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब अगर पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में जिस तरह से इन्होंने कहा तो इस तरह से घूमता है ये, मतलब दक्षिणावर्त घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है। और इस वजह से यहाँ पर क्या है, सूर्योदय पश्चिम में होता है। सूर्योदय किधर होता है, इधर पश्चिम में, सूर्योदय पश्चिम में, और पूरब में सूर्यास्त। सूर्यास्त कहाँ होता है, पूरब में। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और अरुण ग्रह के चारों ओर भी क्या हैं, वलय पाए जाते हैं। इस ग्रह के चारों ओर भी क्या हैं, वलय पाए जाते हैं, इनको वलय बोलते हैं। इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वरुण ग्रह, नेपच्यून। इस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, ये आकार में चौथा, आकार में तो ये चौथा, आकार में चौथा बड़ा ग्रह। सूर्य के दूरी के क्रम में, दूरी में ये 8वें स्थान पर है, मतलब लास्ट ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है, 165 वर्ष। कहीं कहीं कुछ स्रोतों से आपको 164 वर्ष भी मिल जाएगा, 164 वर्ष भी कुछ बुक्स में बताया गया है। जॉन काउच एडम्स, अर्विन ली बेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। इस ग्रह की परिकल्पना किसने तैयार की, जॉन काउच एडम्स और अर्विन ली बेरियर। अर्विन ली बेरियर, इन लोगों ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की, और 1846 में ली बेरियर के मापदंडों के आधार पर, 1846 ईस्वी में ली बेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। इनके आधार पर
एडम्स ने क्या है, परिकल्पना कभी भी प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। तो 1846 ईस्वी में ली बेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की और एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना का प्रकाशन नहीं किया। तो इसका श्रेय किसको मिल गया, जॉन गाले। जॉन गाले को इस ग्रह की खोज का श्रेय मिला, जबकि वास्तव में इसकी परिकल्पना किसने, एडम्स ने और ली बेरियर ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की थी। ये हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से दूरी अधिक है, इस वजह से हरे नीले रंग का ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है ये। इसके ज्ञात उपग्रह हैं, वो हैं 14। ज्ञात उपग्रह हैं इसके 14, जिसमें ट्राइटन प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन, ये टाइटन नहीं है, ट्राइटन है। ये क्या है, प्रमुख है। ट्राइटन पर उष्णोत्स के प्रमाण मिले हैं। इस पर गीजर के प्रमाण मिले हैं। गीजर, इसको उष्णोत्स भी बोलते हैं। उष्णोत्स, ये उष्णोत्स या गीजर क्या होते हैं, ये गर्म पानी के स्रोत होते हैं। तो इसके प्रमाण मिले हैं ट्राइटन पर, जो क्या है, वरुण ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। इसके बाद आते हैं बौने ग्रह। तो ये तो सौरमंडल के 8 ग्रह हो गए। अब बौने ग्रह क्या हैं? ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल और अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। आकार, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल और अपने परिभ्रमण मतलब घूर्णन, और अपने घूर्णन हाँ, कितनी चीजें हो गई, आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन। इसमें क्या है, जो IAU ने, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसने 2006 में जो परिभाषा दी थी ग्रहों की, उससे डिफरेंट जो ग्रह हैं उनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। 2006 में इसने ग्रहों की नई परिभाषा दी थी। वर्तमान में सेरेस है, प्लूटो है, प्लूटो को यम भी बोला जाता है, एरीस है, इसी के साथ हाउमिया, मेक आदि, इन सबको क्या है, इन सबको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। फिर जो प्लूटो है उसका क्या हुआ,
प्लूटो या फिर यम कहें इसको। इस ग्रह का क्या हुआ? प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। इसकी खोज किसने की? क्लाइड टॉम्बैक। क्लाइड टॉम्बैक ने 1930 में इसकी क्या है, खोज की। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। 2006 से पहले तक तो इसको क्या है, सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में प्राग गणराज्य में 2006 में प्राग में क्या है, आईएयू जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसके सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्राग में जो सम्मेलन हुआ 2006 में, इसमें 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। 2500 वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए थे और इन्होंने ग्रह की नई परिभाषा दी। इनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़भाड़ ना हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। ये परिभाषा दी। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून मतलब जो वरुण ग्रह है उसकी कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है और आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, और इसका आकार भी इतना छोटा है कि कई उपग्रहों से भी ये छोटा है। अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी के ऊपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। इसको क्या है, सौरमंडल के बाहर एक क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। सपोज टू बी ये है सूर्य, तो इसके सबसे पास में बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और फिर क्या है मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या है, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद क्या है, फिर शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। फिर इसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट मिलती है जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। तो इसको इस क्यूपर बेल्ट की सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। अब सबसे बड़ी संरचना मतलब खगोलीय वस्तु क्यूपर बेल्ट की प्लूटो के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें ग्रह के बारे में। प्लूटो का क्या हुआ वो देखा हमने। अब संक्षिप्त में हम ये समझ लेते हैं कि जो ग्रह हैं उनके वायुमंडल में क्या क्या गैसें पाई जाती हैं। ये जोड़ी बनाने का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है। बुध पर वायुमंडल क्या है ही नहीं, वायुमंडल रहित है ये। हाइड्रोजन का हल्का आवरण इस पर पाया जाता है, H2 का हल्का आवरण देखने को मिलता है। बाकी वायुमंडल इस पर अनुपस्थित है। फिर शुक्र ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है। और उसके बाद दूसरी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड।
फिर आता है पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में। पृथ्वी पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CO2 है और फिर अन्य गैसें हैं। उसके बाद मंगल आता है। मंगल ग्रह पर CO2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन है और उसके बाद आर्गन गैस है। उसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन CH4 और उसके बाद अमोनिया NH3 का नंबर आता है। मतलब सबसे ज़्यादा हीलियम, हाइड्रोजन, उसके बाद CH4, मीथेन और फिर अमोनिया। इसके बाद आता है शनि। शनि ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद मीथेन और उसके बाद हीलियम। ये 3 गैसें सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं शनि ग्रह के वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा अमोनिया, उसके बाद मीथेन और उसके बाद हीलियम गैस। फिर आता है अरुण ग्रह। अरुण, इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम और उसके बाद में मीथेन गैस मिलती है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है अरुण के वायुमंडल में। फिर है वरुण। वरुण के वायुमंडल में मीथेन सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन है फिर उस दूसरे नंबर पर और उसके बाद हीलियम। तो ये गैसें पाई जाती हैं इन सभी ग्रहों के वायुमंडल में। जो बुध ग्रह है उस पर क्या है, हल्का हाइड्रोजन का आवरण पाया जाता है उसके चारों ओर। बाकी बेसिकली उस पर क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पर। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक उपग्रह। मतलब जो सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट जैसे मून एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेआकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ऐसे पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की तरह इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या है, प्रकाशित होते हैं। जो उपग्रह होते हैं क्या है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता है। सूर्य प्रकाश से ये क्या है, प्रकाशित होते हैं। सूर्य प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 यानी कि 82। जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मून, ये क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। देखिए इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, पृथ्वी के एक टुकड़े से। पृथ्वी के एक टुकड़े से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है ये। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। दूसरी चीज क्या है, चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा का पथ भी परवलयाकार है।
चंद्रमा का पथ कैसा, परवलयाकार। इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, घटती बढ़ती रहती है। इसका पथ परवलयाकार है, ये पृथ्वी है, ये सपोज टू बी चंद्रमा है, अर्थ है ये, और ये मून। तो परवलयाकार पथ होने के कारण क्या है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, घटती बढ़ती रहती है। अतः जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। मतलब जब न्यूनतम दूरी होती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, ये सपोज टू भी पृथ्वी है और ये है चंद्रमा, जब इनके बीच न्यूनतम दूरी होती है तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं, पेरिजी। इस स्थिति को पेरिजी बोलते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है, और पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा क्या है, जो कि पृथ्वी के पास है तो अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जब दोनों के बीच दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं, और जब दूरी अधिकतम होती है, सपोज टू भी यहाँ हो चंद्रमा, तब इसको क्या बोलते हैं, अपोजी। इस पोजीशन को बोलते हैं अपोजी। अपोजी। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे। मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन, परिक्रमण और परिभ्रमण, दोनों की अवधि कितनी है, 27 दिन और 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे में ये क्या, अपने अक्ष पर भी चंद्रमा घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर लगा लेता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, लगातार, अगर लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कंबाइन रूप से, इनके संयोजन को क्या कहा जाता है, ब्लड मून। इनको ब्लड मून कहा जाता है या फिर टेट्राड भी कहा जाता है। टेट्राड, तो टेट्राड भी कहा जाता है इसे और ब्लड मून भी कहा जाता है। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है, और इस अवस्था में जो चंद्रमा होता है वो क्या, पूर्ण रूप से लाल होता है, पूर्ण रूप से लाल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड मून या फिर टेट्राड। टेट्राड। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का, पृथ्वी के क्षेत्र का लिखते रहे यहाँ पर, गुरुत्वीय क्षेत्री है, क्षेत्र का 1/6 भाग है। मतलब अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg की है तो इसका 1/6 वेट ही पता वहाँ पर चंद्रमा पर महसूस होगा, क्योंकि 60 का 1/6 भाग क्या है, सॉरी यहाँ पर कितना है, हाँ 1/6 भाग ही वहाँ पर फील होगा। मतलब ओनली 10 kg। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg की है
तो ये चंद्रमा पर कितनी केजी की रह जाएगी? ओनली 10 केजी की। इसके बाद क्या है? धूमकेतु और पुच्छल तारे। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे, पुच्छल तारे, इनको कॉमेट बोलते हैं, कॉमेट। ये क्या है? धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। धूमकेतु क्या है? आकाश में धूल, बर्फ और गैस से बने पिंड। ये क्या हैं? आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर इसके परवलयाकार पथ पर क्या है? अनियमित परिक्रमा करते हैं। सूर्य के परवलयाकार पथ पर, सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और अनियमित परिक्रमा करते हैं, मतलब कभी पास में तो कभी दूर, अनियमित परिक्रमा करते हैं। और इनका पथ कैसा रहता है? परवलयाकार, जो सभी ग्रहों का रहता है, परवलयाकार पथ पर ये क्या है? परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। जब ये सूर्य के पास पहुंचते हैं तो इससे क्या है? इनकी जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है और एक पूंछ का निर्माण करती है। तो उस अवस्था में इनको क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं। सामान्य अवस्था में तो ये पुच्छल तारे नहीं होते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। पुच्छल तारा जो होता है उसकी जो पूंछ रहती है वो क्या है? सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ये सूर्य है तो इसके क्या है? विपरीत दिशा में पूंछ रहती है पुच्छल तारे की। हैली एक पुच्छल तारा है। हैली पुच्छल तारा, ये क्या है? एक पुच्छल तारा, एक कॉमेट है और ये पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये पृथ्वी से 76 वर्ष बाद, हर 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है, हैली नामक पुच्छल तारा, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। मतलब सबसे कम अवधि में दिखाई देने वाला ये धूमकेतु है, सबसे कम अवधि। सबसे कम अवधि में ये दिखाई देता है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। जो धूमकेतु होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला नाभि। नाभि क्या है? धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग होता है। ये धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग होता है मुख्य, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो धूल से, किस से बना होता है? धूल से। धूल, बर्फ और क्या है? अन्य ठोस पदार्थ, इनसे ये मिलकर बना होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरे को बोलते हैं कोमा। ये धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। ये कोमा यानी कि आगे वाला पार्ट होता है, ये धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। इससे क्या क्या निकलता रहता है? H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड
और अन्य गैसें, ये क्या है, ये इसके अन्य गैसें जो बादल के रूप में इसके केंद्र से क्या है, उत्सर्जित होती रहती हैं, जिससे ये पूंछ का निर्माण करता है। और तीसरा धूमकेतु का जो भाग होता है वो है पूंछ, सबसे पीछे वाला भाग। तो नाभि इसके बीच वाला जो स्थायी भाग है वो है प्रमुख भाग जिसे हम कहेंगे, और कोमा क्या है, इसके आगे का शीर्ष भाग, जिससे H2O जल और CO2 और अन्य गैसें इसके केंद्र से क्या है, उत्सर्जित होती हैं जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचता है और पूंछ का निर्माण करती हैं। तीसरा भाग है पूंछ का, ये धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। ये क्या है, गैसों की फुहारें, गैसों की फुहार होती है ये एक तरह से, जो पूंछ के रूप में होती है। तो ये 3 भाग होते हैं धूमकेतु के। अगर हम स्ट्रक्चर में समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये तो इसका जो धूमकेतु का जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला जो ठोस पार्ट है, तो ये क्या है, ये इसका है नाभि, और ये इसकी क्या है, पूंछ। और ये वाला जो आगे का पार्ट है इसका, ये इधर का भाग, ये इसका शीर्ष हो गया। तो इस तरह का कुछ इसका होता है हिसाब। उसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या हैं, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, तो ये भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था अभी, ये है सूर्य, और ये सपोज टू बी मंगल ग्रह है, और ये है बृहस्पति ग्रह। तो इसके बीच में जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है, तो ये इसमें मिलते हैं। करोड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये घूमते रहते हैं। अलग अलग आकार के क्या हैं, अलग अलग आकार के पिंड हैं, ये भिन्न भिन्न आकार के पिंड जो किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच ये मिलते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व ये सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। ये सूर्य है, दीर्घवृत्तीय कक्षा यही कक्षा है, परवलयाकार पथ। तो ये इसी परवलयाकार पथ पर क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। सभी क्षुद्र ग्रह जो भी हैं, अलग अलग आकार के ये पिंड होते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से, ये पश्चिम से पूर्व मतलब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में ये क्या है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया और प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटोइड बना दी गई। 2006 में जो IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो था, उसने क्या है, प्लूटो के लिए क्या है, ग्रहों की श्रेणी से निकालकर उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा था।
क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा था प्लूटो के लिए। और प्लूटो और इसके जैसे जो अन्य ग्रह थे उनके लिए क्या है, एक नई श्रेणी बना दी ग्रहों की, प्लूटोइड। मतलब जो प्लूटो के जैसे ग्रह हैं और प्लूटो है, इन सबको प्लूटोइड नाम से एक श्रेणी बना दी और उसमें शामिल कर दिया गया। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सेरेस क्या है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरेस। जबकि फोरबेस्टा है, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा, ये नाम है उपग्रहों के, क्षुद्र ग्रहों के। ये क्या हैं, अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। कौन कौन से, फोरबेस्टा, 52 यूरोपा और 243 ईडा, और क्या है 1862 अपोलो, 511 डेविडा। तो ये क्या हैं, अन्य क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य क्षुद्र ग्रह। अब बात आती है उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड उल्का और उल्का पिंड, उल्का और उल्का पिंड मतलब मेटियोर्स और मेटियोराइट। तो ये क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का भी पाए जाते हैं। ये क्या है? मंगल और बृहस्पति, इसके बीच क्षुद्र ग्रह तो पाए जाते हैं, लेकिन और क्या है, अरबों की संख्या में क्या है, उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। उल्का पिंड अरबों की संख्या में ये मिलते हैं, उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों के साथ साथ। परंतु वरुण ग्रह के बाद जो क्यूपर बेल्ट है उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो उल्का मिलते हैं वो सभी ग्रहों के बाद, मतलब वरुण ग्रह के बाद जो क्यूपर बेल्ट मिलती है, क्यूपर बेल्ट, इस बेल्ट में ये क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है उल्काओं का, सबसे बड़ा स्रोत। उल्का सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में मिलते हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये क्या होते हैं? जब ये वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये, तो क्या होता है, वायु के घर्षण के कारण ये क्या है, जलने लगते हैं। ये जलने लगते हैं और तब क्या है, इनको शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा इन्हें कहा जाता है, या फिर शूटिंग स्टार इनको कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जो कि उल्कास्म कहलाते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही
जल के खत्म हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उल्काश्म। उल्काश्म पूर्ण जलकर नष्ट, जो पूर्ण जलकर नष्ट हो जाते हैं रास्ते में ही, उनको उल्काश्म बोलते हैं। लेकिन जो बचे रह जाते हैं वो धरती पर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, पृथ्वी तल तक, उनको बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड जो धरातल तक पहुंचते हैं, धरातल तक जो पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 19 जो ब्रह्मांड और क्या था? सौरमंडल। हमने सौरमंडल के बारे में जाना, ब्रह्मांड के बारे में जाना, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद है चैप्टर 20 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से इसका विकास हुआ। तो सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।